नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेज में। जो लोग जीएस विजन चैनल से जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत इतिहास में हम लोग लास्ट जो देखे थे क्लास, वो था हमारा गवर्नर जनरल और वायसरॉय। हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। और जो हमारा जो ये फॉर्मेट था, इसमें हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते थे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते थे, फिर हम लोग उसे देखते थे। तो हम लोग ने कंप्लीट कर चुका था गवर्नर जनरल और वायसराय को। तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन होगा, उसे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे होगा फिर उसे देखेंगे। हालांकि बीच में लगातार अपसेंट रहा क्लास, किसी कारणवश ऐसे हम कर नहीं सके, क्योंकि जो टारगेट था हमारा आधुनिक भारत इतिहास, जो एक रिवीजन मोड हम लोग स्टार्ट किए थे, इसे कंप्लीट करना था। 30 सितंबर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तब तक कंप्लीट करना था। खैर कोई नहीं, आगे कर लेंगे कंप्लीट। ऐसा तो नहीं है कि इतिहास आज पढ़ेंगे कुछ और हो जाएगा, कल पढ़ेंगे तो कुछ और हो जाएगा। ये तो हमेशा वही रहने वाला है। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए, आज हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड। तो हम लोग जो फर्स्ट देख लेंगे 1-2-4 मिनट का, जितना भी गवर्नर जनरल और वायसरॉय था, सारा उसका टाइम पीरियड देख लेंगे, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल से नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नर, जितने भी भारत में गवर्नर जनरल बने वो सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल था कब से कब तक रहा, तो लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल रहा वो 1757 से लेकर 1707 तक 60 तक रहा। 60 नहीं। फिर आता दूसरा हालवेल 1760, बेंसिटाट 1760 से लेकर 1765। लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव का जो समय रहा वो कब से, 1765 से लेकर 1767। फिर आता वलसाड 1767 से लेकर 1769। काटियार 1769 से लेकर 1772। और वैरन हेस्टिंग, ये महत्वपूर्ण एक गवर्नर, 1772 से लेकर 1785। वैरन हेस्टिंग ही कौन बनता है, तो वैरन हेस्टिंग ही बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आएगा ये सारा होगा बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो देखिए, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था, वैरन हेस्टिंग, 1772 से लेकर 1785। मैकफर्शन 1785 से लेकर 1786। जो फिर आएगा बंगाल का गवर्नर वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल भी ये होगा, 1786 से लेकर 1793। फिर आता है सर जॉन सोर 1793 से लेकर 1798। फिर एक और महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल बंगाल का लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से लेकर 1805। आगे बढ़ते हैं और देखिए, फिर आएगा एक कॉर्नवालिस, ये भी एक महत्वपूर्ण गवर्नर। और 1805 में देखिए कॉर्नवालिस का 2 समय, देखिए 1786 से लेकर 1793। फिर दोबारा आता है कब ये कॉर्नवालिस, 1805 में आता, और इसका मृत्यु यहीं हो जाता, भारत में ही हो जाता। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 इसका समय रहा। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा लॉर्ड हेस्टिंग का जो समय रहेगा, ये बंगाल का जो गवर्नर, इसका समय रहेगा 1813 से लेकर 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823। नेक्स्ट लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828। और फिर आएगा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर कौन होगा, यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से लेकर 1835। जैसे 1833 का अधिनियम आता है उसी में ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है लॉर्ड बेंटिक। और इसी के समय में सती प्रथा का भी क्या अंत कर दिया जाता है, कानून बनाकर 1829 में। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये हो गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1828 से लेकर 1835। जो नेक्स्ट आएगा भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉफ को क्या कहा जाता,
भारत में प्रेस का मुक्तिदाता। 1835 लेकर 1836 लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 लेकर 1842 लॉर्ड एलनबरो, 1842 लेकर 1844 और लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा को क्या कानून बना को अवैध घोषित कर देता है 1844 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 लेकर 1848, लॉर्ड डलहौजी 1848 लेकर 1856, लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो बंगाल का अर्थात भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसरॉय बन जाएगा। देखते हैं कौन कौन है भारत का वायसरॉय। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं और साथ ही साथ ये भारत का प्रथम वायसरॉय भी कहलाया। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर 1862 इसका समय रहा। और लॉर्ड एलिगन प्रथम, लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 से लेकर 1863। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस का जो समय रहा वायसरॉय के रूप में 1863 से लेकर 1869। नेक्स्ट लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872। और लॉर्ड मेयो की हत्या यहाँ पे कहाँ कर दिया जाता है? क्या कहते हैं, अंडमान, अंडमान जो आइलैंड है वहाँ पे इसका हत्या कर दिया जाता है। चलिए 1872 में ये प्रथम ऐसा वायसरॉय था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो समय रहा वायसरॉय के रूप में 1872 से लेकर 1876। आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन का जो समय रहा 1876 से लेकर 1880। हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में, पढ़ चुके थे। लॉर्ड लीटन जितना भी काम किया था वो भारत के विरोध में ही किया था, यहाँ के लोगों को नुकसान के लिए किया गया था। इसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, लेकिन फिर इसे हटा कौन देता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी गवर्नर जनरल या वायसरॉय था। इसका जो समय था लॉर्ड रिपन का 1880 से लेकर 1884। फिर आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होता है वो आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। इसका जो समय रहा 1848 से लेकर 1888। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन का जो समय रहेगा कब से कब? 1888 से लेकर 1894। और लॉर्ड एलिगन द्वितीय, लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से लेकर 1899। ये कैसे याद होगा? आप लोग बार बार इसे लिखिएगा, एक दो बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन इसी समय में किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय रहा कब से कब रहा वायसरॉय के रूप में? 1899 से लेकर 1905। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो टाइम पीरियड रहा 1905 से लेकर 1910। आगे बढ़ेंगे। इसी के समय में आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम पीरियड रहा वो 1921 से लेकर 1926। लॉर्ड इरविन 1926 लेकर 1931। लॉर्ड बिलिंगटन, लॉर्ड बिलिंगटन जो समय रहा 1931 लेकर 1936। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 लेकर 1944। आगे बढ़ेंगे। फिर आएगा वेबल। तो वेबल का जो समय रहा है 1944 लेकर 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 लेकर 1948। फिर आता भारतीय प्रथम भारतीय गवर्नर जो बन के आएगा सी राजगोपालचारी 1948 से लेकर 1950। तो चलिए हम लोग जो गवर्नर जनरल जितना भी था हम लोग उसे देख लिए, उसका टाइम पीरियड देख लिए। हालांकि इसको याद रहने पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर वायसरॉय से संबंधित, जिसे हम लोग ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। चलिए उससे देखेंगे। चलिए रिवीजन क्लास है तो इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ ज़्यादा डिटेल्स करेंगे नहीं, ऐसा कि हम लोग इसका देख चुके हैं। इसका जो था, एक मिनट मिल जाए यार। चलिए इसका जो थ्योरी पोर्शन था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन गवर्नर जनरल और वायसरॉय वास्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए जो है इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग
10 या 20 क्वेश्चन होगा, उसे देखेंगे। निम्न जोड़ों में गलत, इसमें पूछा है इसमें से कौन सा है जो गलत दिया गया, कौन सा जोड़ा। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता कौन? विलियम बेंटिंग बनता, कब? 1833 में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कोई भी सही अर्थात गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न जोड़ों में सही है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए, भारत के प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, भारत का जो प्रथम वायसरॉय था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और यही भारत का क्या अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं, प्रथम वायसरॉय बना। तो ये हो गया लॉर्ड कैनिंग है जो भारत का प्रथम वायसरॉय हुआ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसरॉय, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसरॉय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल सही दिया गया है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अभी हम लोग ने देखा था, सी राजगोपालचारी। इसका सभी सही, उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही है, तो इसमें से लॉर्ड क्लाइव के बारे में क्या क्या सही है? तो देखिए, यह भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक था, तो बिल्कुल सही है। और इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, ये भी सही है। कब? जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाता, उसी समय शुरू हो जाता बंगाल में द्वैत शासन। और इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, तो इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा गया, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी क्या सही दिया गया, किसके बारे में? लॉर्ड क्लाइव के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस रिवीजन क्लास में हम लोग फटाफट देखेंगे, ज़्यादा समय को बर्बाद किए बिना। और किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा केंद्र में पूछ रहा, तो केंद्र में जो लागू किया था द्वैत शासन, ये 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें ये लागू किया गया था। और जब 1935 में जो प्रांत में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए, बंगाल में द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, और इसे समाप्त किसने किया? तो बंगाल में जो द्वैत शासन जो लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था, लेकिन वैरन हेस्टिंग इसे समाप्त कर देता है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैरन हेस्टिंग 1772 में से समाप्त कर देता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में हुआ प्रथम व्यक्ति कौन था जो दोबारा गवर्नर बनकर भारत आया? तो दोबारा गवर्नर बनकर जो आया प्रथम, वो कौन सा प्रथम व्यक्ति था जो दोबारा गवर्नर बनकर भारत आया? ये लॉर्ड क्लाइव था, प्रथम लॉर्ड क्लाइव। कब इसको बुलाया जाता है? जब बक्सर की युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर ये 1765 में आएगा, फिर इलाहाबाद का संधि करेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया? तो हम लोग ने देखा था, जो प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया था, ये 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो प्रांत का जो विषय था उसे पहले तो डिवाइड कर दिया गया। एक तो केंद्रीय बनाया गया, मतलब विषय को 2 भाग में बांटा गया, एक केंद्रीय विषय किया, फिर एक प्रांतीय विषय। और प्रांतीय विषय को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक आरक्षित कर दिया, एक अनारक्षित कर दिया। तो यहाँ पे 2 अर्थात देखा जाए द्वैत शासन लागू कर दिया गया था कहाँ? प्रांत में। कब? 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति रिंग फेंस सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति कह रहा सर्वप्रथम किसने लागू किया था? सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वैरन हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए, सुरक्षा प्रकोष्ठा रिंग फेंस की नीति हम लोगों ने देखा था, जिसमें क्या कहा था? एक बफर स्टेट का कल्पना किया जाता है, जिसमें अर्थात कोई भी एक बड़ा अगर राज्य है, साम्राज्य जो भी है, तो वो चाहता नहीं किसी अन्य बड़े राज्य के साथ उसका सीमा टच करे, इसके बीच में एक ऐसा राज्य हो या ऐसा आ जाए देश वगैरह कुछ भी, जो क्या करे, ये अपना सेना, ये राज्य कोई अगर मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये चाहेगा कि डायरेक्ट इसका, ये चाहेगा
इसका जो डायरेक्ट सीमा है बी के साथ ना टच करे अपने सुरक्षा के देखते हुए। इसी के बीच में कोई एक ऐसा छोटा मोटा राज हो जहाँ पे ये अपना सेना भी रखे, उसका खर्च कौन करे, ये छोटा मोटा जो राज है वो करे, अर्थात इसको फ़ायदा होता कहीं ना कहीं। तो इस टाइप का जो नीति है एक तरह का अपने क्या करता है, सीमा को सुरक्षित करने की रिंग फेंस की नीति इसी को कहा जाता है। ये वैरन हेस्टिंग के द्वारा क्या किया गया था, लागू किया गया था। एक बफर स्टेट के रूप में, जैसे अवध अवध क्या था उस समय, अंग्रेज समय में एक बफर स्टेट के रूप में उसे यूज़ करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा कब किया गया? तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। तो उसी के द्वारा जो कलकत्ता में एक सर्वोच्च अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है कब, 1774 में, जिसमें जो न्यायाधीश होते हैं सर एलिजा इम्फे होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सत्रह में कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था? तो ये किया गया था सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे कब समाप्त किया गया था? 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम लाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए जो सर्वप्रथम जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो लाया गया था अधिनियम, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जो वास्तविक अगर नियंत्रण पूछा जाए तो वो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा वो वास्तविक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर रखा था। कौन? ब्रिटिश संसद ने। इसमें पूछा गया सिर्फ नियंत्रण, तो सर्वप्रथम जो अधिनियम आया था वो 1773 का हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। विलियम विल्किंस ने अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? तो अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से मनुस्मृति का क्या किया था, अनुवाद, ट्रांसलेट किया था। किसने? तो विलियम विल्किंस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड वर्क ने लाया था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट लाया था? कहाँ पे लाया था? तो ये ब्रिटिश संसद में, वहाँ पे संसद चल रहा था उसी। तो ये जो लाया गया था महाभियोग लॉर्ड वर्क के द्वारा, ये विपक्षी दल का उस समय ये नेता था। ये किस पे लाता? ये वैरन हेस्टिंग पे लाया जाता। लेकिन जो इसका सत्ता में जो इसका सरकार था, ये उल्टा इसको मान की तलवार से इसे सम्मानित कर देता और इसे पदोन्नति मतलब देखा जाए और सम्मान दे दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक, तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस के समय में बहुत सारा ऐसा क्या किया गया था, रिफॉर्म हुआ था। सर जॉन सॉर्ड के सहयोग से सर जॉन के सहयोग से, एक मिनट, आगे देखते। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
चलिए देखते हैं इसे 16 नंबर। सर जॉन सॉर के सहयोग से अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में सर्वप्रथम किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त जो था ये 19%। एक मिनट। चलिए थोड़ा गला खराब हो गया है। कोई नहीं। तो जो अस्थाई बंदोबस्त था ये कितना परसेंट पे था? ये 19% एरिया पे लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे तटस्थ रहने और हस्तक्षेप की नीति के लिए याद किया जाता है? तो किसे किया जाता है? ये किया जाता है सर जॉन सॉर को याद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था? तो निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये कौन था? ये था लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है बंगाल का शेर। बंगाल का शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली था। इस संधि पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया? तो सहायक संधि पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया था? ये निजाम ने किया था। कब किया था? 1798 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गया? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गया था? तो ये कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कब इसका मृत्यु हो गया था? 1805 में। जब ये दोबारा गवर्नर जनरल बनकर आता है तब इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके समय में वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था?
तो किसके समय में बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? तो ये एक बेल्लोर जो होता है, ये सैनिकों का विद्रोह, ये 1806 के आसपास होता है। ये लॉर्ड जॉर्ज वारलो के समय में होता है, जॉर्ज वारलो के समय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और 1813 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1813 का अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। बिल्कुल सही है कि 1813 का अधिनियम जब आता है तो उसका जो कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर देता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसका एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। अभी भी इसका दो चीज़ पर एकाधिकार बना रहा है, एक तो चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय पर व्यापार, अर्थात चाय का व्यापार इसका अधिकार बना रहा। ये सही दिया गया है। और शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था। तो देखिए, और शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था किया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ईसाइयों मिशनरियों की भारत आने की अनुमति है, और ईसाई मिशनरी भारत आकर अपना क्या धर्म प्रचार प्रसार कर सकता था। ये सभी सही दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को आवाज आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग। और किसके समय में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू किया था? तो किसके समय में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू किया था? तो देखिए, ये लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में। कब? 1839 में असम में एक चाय का स्थापना भी किया गया था, एक फैक्ट्री का। आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, हम लोग आगे तो नहीं बढ़ गए कुछ ज़्यादा। सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू किया गया था कहाँ? ये किया गया था तीनों जगह, अवध में, मध्य प्रांत और पंजाब, तीनों जगह में ये किया गया था। चलिए ऑप्शन का डी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो प्रथम बोल रहा, जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था ये लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1824 से 26 के बीच में चला था। फिर ये जो होगा था आंग्ल बर्मा युद्ध कब चलता है? ये भी 26 के आसपास ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते नहीं, एक मिनट। ये 1814 से 16 के बीच रहा। ये रहा था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये होता कब? 1824 से 26 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लॉर्ड हेस्टिंग का समय ही था 1814 के आसपास। अब बैरकपुर में सर्वप्रथम घेरा किसके समय डाला गया था? तो बैरकपुर में सर्वप्रथम घेरा किसके समय में डाला गया था? ये लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में डाला गया था। तो ये लोग क्या था, बैरकपुर का जो घेरा किया गया था, क्यों? क्योंकि ये लोग समुद्र पार जाने से मना कर दिया था म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कुशासन के आधार पर मैसूर राज का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था? किसने कुशासन का क्या आरोप लगा दिया कि कुशासन का आधार पर मैसूर राज का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? तो ये लिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में होता है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया। किसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय 1835 में लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और टॉमस मुंड्रो के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो टॉमस मुंड्रो के सहयोग से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू किया गया था, ये कहाँ किया गया था? ये बारामहल मद्रास में किया गया था।
किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे बोल रहा कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। तो जब देखा जाए तो एकाधिकार को जो समाप्त किया गया था ये किया गया था 1813 में, लेकिन पूर्ण रूप से जो एकाधिकार को समाप्त किया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। चलिए, किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा का जो समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत अर्थात फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके काल से संबंधित है? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी ये शिक्षा से संबंधित है और किसके काल से संबंधित है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का ये आया था फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें ये कहा गया था पहले उच्च लोग अर्थात उच्च वर्गों के लोग को शिक्षा दिया जाए, फिर उससे छनकर अर्थात नीचे के लोगों तक चला जाएगा। यही फिल्ट्रेशन थ्योरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान किस भारतीय का था? तो देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान किस भारतीय का था? तो सती प्रथा को अंत करने का जो सबसे ज़्यादा योगदान था ये भारतीय में राजा राम मोहन राय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? मद्रास, बम्बई, असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, तीनों जगह हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों जगह हो जाएगा रैयत। चलिए, सबसे ज़्यादा ये था 51% एरिया पर। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो हम लोग ने पढ़ा था 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, कभी कुछ अगर गलत हो जाता है आंसर बताने में जरूर कर दिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। इसने 1835 में क्या करता? प्रेस पर जितना भी प्रतिबंध था उसे हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखेंगे। सिंध का विलय किसके समय में कर लिया गया था? सिंध का विलय किसके समय में कर लिया गया? तो देखिए, सिंध का जो विलय किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 1843 के आसपास हुआ था। सिंध का विलय कब किसके समय में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए इसमें इसका जो सिंध का विलय करने का जो श्रेय दिया जाता नेपियर को दिया जाता। किसने खोंड नामक जाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया? तो किसने खोंड नामक जाति में प्रचलित नरबलि व्यवस्था को समाप्त किया था? तो लॉर्ड ये हार्डिंग प्रथम ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलय का सिद्धांत या बैब का सिद्धांत, राजबहन की नीति, राजालय की नीति, गोद लेने की प्रथा का निषेध अर्थात डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स सबसे पहले किस पे लागू किया था? डलहौजी ने। ये किया था सतारा पे किया था 1848 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ये अवध को मिलाया गया था 1856 में। पहले अंग्रेज आया यहाँ पे राज करने के लिए। पहले क्या किया? पहले तो बहुत सारा युद्ध लड़ा, जैसे आया व्यापार किया, व्यापार करने के बाद धीरे धीरे क्या किया? जैसे ही बक्सर की युद्ध जीत जाता तो ये सुपर पावर बन जाता। फिर इसके जो राजा महाराजा हैं, जो राजा बहुत सारा राजा रजवा रहा था, इसके सपोर्ट से ये अपना शासन कर रहा था। फिर क्या किया? जब अंग्रेज अब राजा महाराजा पे ये लोग कैप्चर करना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ कुछ एरिया इसके पास था, फिर धीरे धीरे जब करना सब पे अटैक करना शुरू किया तब जाकर उन लोग का दिमाग खोला। फिर जाकर 1857 के क्रांति होता, मतलब मिलजुल के ये लोग कर रहा था। लेकिन जब उस पर ये लोग हाथ डालना शुरू किया था, एक पूरा भारत पे जब चाह रहा था ये कर ले कब्जा, जैसे देखिए तो
क्या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स आया था क्या, उसमें अगर किसी के पास संतान नहीं है तो उसका हड़प लेगा। ये किसके अंदर आ जाता, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ जाता वो राज। वही है, जब इंसान खुद बीतता है तभी जाकर वो क्या करता है, रिवेलियन बनता है, क्रांति। जब तक दूसरे पे अत्याचार होता है लोग को अच्छा लगता है, जब खुद पे अत्याचार होता है तब उसको समझ में आता है कि क्यों ज़रूरी होता है किसी का विरोध करना। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में पहली बार टेलीग्राफ सेवा का आरंभ हुआ था। कहाँ? कलकत्ता से आगरा के बीच हुआ था। और भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे हम लोग ने देख लिए थे अच्छे से इसके बारे में थ्योरी पोर्शन में, अगर आप लोग नहीं देखें थ्योरी जरूर देखिएगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो मैग्ना कार्टा कहा गया शिक्षा के क्षेत्र में, ये कहा था वुड डिस्पैच को। 1854 में जो आया था वुड डिस्पैच, इसी को कहा गया था। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें जो हायर एजुकेशन था उसे इंग्लिश में देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो नीचे का लोड जो था प्राथमिक शिक्षा को हिंदी में अर्थात लोकल भाषा में देने का प्रावधान किया गया था। इसीलिए इसे भारत में क्या कहा गया? इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था किया गया था? तो 1853 के अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा टेढ़ा पीडीएफ हो गया ये तो। भारत में पहली बार रेल लाइनों का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था 1853 में? तो बम्बई से थाने के बीच में हुआ था। और देखिए जब रेलवे लाइन ये कितना 34 किलोमीटर का था, और तीन इंजन था, एक का सिंधु सुल्तान और एक कौन था? कावेरी। 3 इंजन था और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। कहाँ? तो इलाहाबाद में, 1 नवंबर 1858 को। चलिए, और इसी समय क्या होता? ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता अब किसके हाथ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया, अर्थात राजा या महारानी। क्वेश्चन 49, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन के समय भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। इस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग का टाइम पीरियड कब था? 1856 से लेकर 1862 तक इसका भारत में क्या टाइम पीरियड था। और 1858 के एक्ट के बारे में गलत, इसमें पूछ रहा 1858 का जो अधिनियम आया था इसमें क्या गलत दिया गया? चलिए देखते हैं क्या गलत है। तो देखिए, कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, बिल्कुल सही है। कंपनी का शासन अब किसके हाथ चला गया? क्राउन के पास चला गया। और गवर्नर जनरल को वायसरॉय बना दिया, ये भी बिल्कुल सही है। और कंपनी का सारा अधिकार ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया, अर्थात ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सभी सही दिएगा। इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो कोई नहीं गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निष्क्रियता या कुशल आक्रमक की नीति का पालन किया था। तो निष्क्रियता या कुशल आक्रमणक की नीति का पालन किसने किया था? सर जॉन लॉरेंस ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। अब भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो जनगणना का सर्वप्रथम जो कार्य प्रारंभ किया गया था किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। चलिए, लॉर्ड मेयो ने किया था। भारत का प्रथम वायसरॉय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया, कौन था? ये लॉर्ड मेयो ही था। इसको एक शेर अली कोई अफगानी था, इसको हत्या कर, जैसे ही अंडमान सेल्यूट जेल में ये निरीक्षण करने जाता था कैदियों को, उसी समय इसके हत्या कर दिया चाकू मारकर। चलिए,
अफगानिस्तान के प्रति अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो अफगानिस्तान के प्रति अग्र या फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण किसने किया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 55 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थब्रुक। निम्न में कौन वायसरॉय सबसे लंबे समय तक भारत में रहा? जिसका टाइम पीरियड आप लोग मिलाइएगा तो लॉर्ड कर्जन का समय जो रहा सबसे ज़्यादा रहा। और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद अर्थात भारत की सम्राज्ञी जो घोषित किया गया 1877। ऐसा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 76 नहीं 78, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय किसको लक्ष्य में रखकर लाया गया था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, यहाँ जितना भी था लोकल भाषा में जो अखबार वगैरह छपता था, जिसमें क्या एक राष्ट्रीय चेतना जगाने के ये सब काम किया करता था, तो इसी को लक्ष्य रखकर अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन ने लाया था। ये जो टारगेट किया था सर्वप्रथम यह सोम प्रकाश अखबार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। फिर इसे हटा देगा लॉर्ड रिपन 1882 में। निम्न में सही सुमेल सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है, बिल्कुल सही है। ये आया था कब? सोम प्रकाश 1858। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये भी सही है, 1868 में ये था। बंगाल गैजेट 1780 में प्रथम, ये प्रथम हो जाएगा जेम्स ऑक्सन हिक की। बंगाल गजट क्या था? ये प्रथम भारत में प्रथम देखा जाए तो अखबार का जो यही था बंगाल गजट, जहाँ गोवा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, बंगाल प्रेस का प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्टार्ट हुआ था। अब भारत का पहला समाचार पत्र था तो बंगाल गजट। और भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का संपादक, तो भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड का संपादक कौन था? पंडित युगल किशोर शर्मा, 1826 में यह आया था। और देखिए किसने सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो लॉर्ड लीटन क्या किया? लॉर्ड लीटन जो सिविल सेवा में देखा जाए तो प्रवेश हेतु जो वर्ष था, इसका जो उम्र जो था ये कितना कर दिया? घटाकर 19 वर्ष कर दिया। बताइए 19 वर्ष में कौन बन रहा है? ये सब सर। चलिए घटा, फिर इसको कौन हटा देगा? फिर ये लागू हटा देगा, रिपन हटा दे, फिर रिपन आएगा, फिर 19 से कर देगा 21 कर देगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन ने लागू किया और इसे समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। लागू तो किया था 1878 में लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लेकिन 1882 में 4 साल बाद इसे हटा देता है कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन काफ़ी उदारवादी किस्म का ये वायसरॉय गवर्नर था। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में किसके समय में पारित हुआ? जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 था ये किसके समय आया? ये आता लॉर्ड रिपन के समय में आया। और 10 वर्षीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किसके समय में शुरू किया गया? अर्थात भारत में जो जनगणना जो शुरू किया था 1872 में देखा जाए, लेकिन जो 10 वर्ष या प्रत्येक 10 वर्ष पे जो स्टार्ट करने का जो प्रावधान अर्थात शुरुआत जो किया गया था 1881 से किया गया लॉर्ड रिपन के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बार जनगणना अभी तक हुआ ही नहीं। अब भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और किसने दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को जो समाप्त किया गया था 1844-43 में, ये लॉर्ड एलनबरो ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलवर्ट विधेयक किसके समय पारित हुआ? तो इलवर्ट विधेयक जो पारित हुआ था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में। इलवर्ट विधेयक क्या था? तो जो इलवर्ट बिल था इसमें यह प्रावधान था कि अब कोई भारतीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वगैरह, न्यायालय में न्यायाधीश, जज, वो किसी ब्रिटेन या आंग्ल कोई भी यूरोपीय का मामला सुन सकता था, लेकिन इसका विरोध कर देता है। फिर ये नाराज हो जाता है और रिपन वापस इंग्लैंड चला जाता है 1882 में।
किसके रिपोर्ट के आधार पर पहली बार भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया? तो किसके रिपोर्ट के आधार पर पहली बार भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया? ये लॉर्ड विलियम हंटर, 1882 में हंटर आया था। जो वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच 1854 का जो आया था शिक्षा पे, उसी को देख रेख करने के लिए, उसी पर रिपोर्ट बनाने के लिए आया था। तो उसी में ये प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रथम उद्योग सलाह अर्थात फैक्ट्री एक्ट किससे संबंधित था? तो 1881 का जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट था, ये बाल श्रमिक को ध्यान में रखकर लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा है? तो भारत का उद्धारक जो कहा है किसे? लॉर्ड रिपन को कहा है। किसने बहुत सारा ऐसा काम किया जो भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ था उस समय। किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय इसका क्या हुआ था? आईएनसी का स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किसके समय में पारित हुआ था? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डुरंड लाइन का निर्धारण किसके समय हुआ था? तो डुरंड लाइन का भी जो निर्धारण हुआ था ये भी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में किया गया था। ये जो डुरंड लाइन था पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर नियंत्रण रखा जाएगा, ये कथन किसका है? तो भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर नियंत्रण रखा जाएगा, ये कथन किसका था? ये कथन था लॉर्ड एलिगन द्वितीय का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। – 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। और 1904 में भारत में सहकारी आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो 1904 में सहकारी आंदोलन ये भी लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था। 1899 से लेकर इसका समय कब तक रहा? 1905 तक रहा। लॉर्ड कर्जन, सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसका काल मिशन, कमीशन और ओमिशन अर्थात मंडल आयोग और भूल का काल कहा जाता था? अर्थात लॉर्ड कर्जन का ये कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किसने सर्वप्रथम भारत में रेलवे बोर्ड और पुरातत्व विभाग को स्थापित किया था? तो रेलवे बोर्ड का जो स्थापना किया गया था 1905 में और पुरातत्व 1904 के आसपास ये किया गया। ये किसके समय में? ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन में भागीदारी दी गई थी? तो 1909 का जो आया था रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या क्या किया गया था? तो इसमें किया गया था क्या? अब मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। अर्थात लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है भारत में। चलिए, फूट डालो और राज करो, इसी शुरू किया था स्टार्ट से, और अभी भी ये सब चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और इसे लागू कब किया गया? तो रद्द हुआ था 1911 में, इसे लागू किया गया था 1912 में। और कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब स्थापित किया गया था? 1912 में। पहले राजधानी कोलकाता था, फिर इसे शिफ्ट करके कहाँ किया गया? दिल्ली किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के लिए शासक ने भाग लिया था। ब्रिटेन के किस शासक ने भाग लिया था 1911 में दिल्ली दरबार में? जॉर्ज पंचम। और बिहार को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? तो बिहार को स्वतंत्र रूप से स्थापित कराने का जो सबसे अधिक प्रयास किया था, ये किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने
किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय क्रांतिकारियों ने बम प्रहार किया था? अर्थात जब दिल्ली शिफ्ट हो रहा था उस समय एक क्या किया गया था, एक षड्यंत्र रचा गया था। उस षड्यंत्र में जो रास बिहारी बोस को मुख्य अभियुक्त घोषित किया गया था। तो ये जो बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे फेंका गया था। और किसके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था? तो 1906 में मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। चलिए, होम रूल लीग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट इससे जुड़ा हुआ था। तिलक के द्वारा शुरू किया जाता है, फिर बाद में एनी बेसेंट भी इस होम रूल आंदोलन से जुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ये हो जाएगा। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो ये कहा गया था रॉलेक्ट एक्ट को कहा गया। तो रॉलेक्ट एक्ट कब आता है? 8 मार्च को ये रॉलेक्ट एक्ट लाया गया था। इसमें क्या था? बिना वकील, बिना दलील और बिना मतलब किसी को संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल क्या किया गया था? तो 13 अप्रैल को एक धरना वगैरह कर रहा था लोगों का, एक जलियांवाला बाग में। तो वहीं पे ये कांड हो जाता है जलियांवाला बाग। आप लोग उधम सिंह मूवी देखिएगा, वो काफ़ी शानदार मूवी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे है। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 1940 में उधम सिंह कहाँ, इंग्लैंड में जाकर लेता है, उस जनरल को गोली मारकर। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस कर दिया था? तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि अर्थात नाइटहुड की जो उपाधि दिया गया था उससे पहले, वो अपना उपाधि को लौटा देते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है गीतांजलि, जिनके लिए भारत में देखा जाए तो ये नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था, गीतांजलि 1913 में। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन किसकी देन माना जाता है? तो 1919 में जो द्वैत शासन दिया गया था, कहाँ? प्रांतों में, ये किसका देन है? तो ये जो देन है मॉन्टेग्यू का है, मॉन्टेग्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सा दल बनाया था? तो ये स्वराज दल की स्थापना इन दोनों ने मिलकर किए थे। आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गृह स्वशासन, गृह स्वशासन। और विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधानमंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे विठुल भाई पटेल, ये 1825 में, सॉरी 1925। आगे बढ़ेंगे। द्वैत शासन की समीक्षा, द्वैत शासन की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। और यह भारत कब पहुंचा? तो देखिए, साइमन आयोग का जो गठन तो हो जाता है नवंबर में ही हो जाता है, नवंबर 1927 में। लेकिन ये फिर भारत पहुंचेगा कब? 2 या 3 फरवरी को पहुंचता है ये 1928 में। ये भारत 1928 में पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया? इसमें जो विरोध करने का जो मेन वजह था, एक भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। और इसी साइमन आयोग के विरोध में ही लाला लाजपत राय की क्या लाठी डंडा लग जाता, लाठी डंडा सर पे, उनकी मृत्यु हो जाती है। लाठी डंडा एक ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ? 17 नवंबर 1928 में। ये चोटिल हो जाते हैं, फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे
मोतीलाल नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था, उस समय जो देखा जाए तो उसमें जो लक्ष्य रखा गया था, दूसरा लक्ष्य, पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था। लेकिन पहला लक्ष्य क्या था? तो पहला लक्ष्य था स्वायत्त शासन। चलिए, स्वायत्त शासन पहला लक्ष्य था। फिर दूसरा, किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता है? तो देश प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता है मोतीलाल नेहरू को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के साथ किसने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में किया? तो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया गया था। और सही सुमेलन है, तो देखिए सही सुमेलन पूछ रहा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो इसमें तीनों उपयुक्त में से सभी दिया गया है। चलिए, और इसे और देखें तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब से कब चला था? अगर इसका डेट हम लोग देखें तो ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 चलता है। और तीसरा 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी जो भाग लिए थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। हालांकि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें कोई भी कांग्रेस का सदस्य भाग नहीं लिया था। बिना बिना कांग्रेस को उसमें पार्टिसिपेट किए तो ये सफल हो नहीं सकता था, क्योंकि उस समय कांग्रेस काफ़ी क्या स्ट्रॉन्ग था, वही लीड कर रहा था। देखा जाए तो इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता आंदोलन में मेन भूमिका उसी का रहा। तो बिना कांग्रेस के कोई भी सदस्य हुए, अर्थात कांग्रेस के द्वारा भेजे गए कोई सदस्य अगर नहीं जाता तो फिर वो सफल नहीं हो पाता। इसी के द्वारा क्या किया गया था? गांधी इरविन समझौता होता कब? 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन समझौता 1932 में, 31 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फिर ये गांधी इरविन समझौता जब होता है तब जाके गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 105, वह एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये दलित तरफ से पार्टिसिपेट किए थे, अर्थात प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के क्रम में किस जहाज से यात्रा किया था? तो राजपूताना जहाज का क्या नाम था? राजपूताना जहाज। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, आयरन मैन। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, अर्थात सांप्रदायिक प्रपंच जो किसे कहा जाता है? ये अर्थात कॉम्युनल अवार्ड 1932 में कॉम्युनल अवार्ड लाया गया था। अब इसमें क्या किया गया था? जो रेमजे मैकडोनल्ड जो था पीएम उस समय, ये दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाना चाह रहा था, एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था करने के बाद कहा था। तो इससे नाराज होकर गांधी जी का फिर क्या नाराज हो जाते हैं। इसी बात जब इनको पता चलता है कि नहीं, अब एक तो ऑलरेडी मुस्लिम के लिए तो पृथक कर ही दिया 1909 में, लेकिन अब फिर दलित को भी क्या कर रहा है? अर्थात दलित को अब हिंदू से अलग किया जा रहा है। अर्थात अब देखा जाए तो ऑलरेडी इसका आबादी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी नाराज हो जाते थे बात बात पे। तब जाके क्या होता? तब गांधी और पूना पैक्ट होता है, गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सांप्रदायिक अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में किसने किया था? रेमजे मैकडोनल्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, जिस प्रकार गांधी और इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है,
उसी प्रकार गांधी और अंबेडकर समझौता को क्या कहा जाता है? तो पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौता ये कब होता है? 24 सितंबर को हुआ था। 24 सितंबर पूना पैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिजनों को सर्वप्रथम अछूत किसने कहा? तो हरिजनों को सर्वप्रथम अछूत किसने कहा? ये बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन हरिजन शब्द किसके द्वारा दिया गया? ये गांधी जी के द्वारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया? तो 1935 जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू का कथन था, या इन्होंने कहा था कि यह एक दास्ता का एक नया चार्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। ये एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो भैया ये कैसा कार है? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे कब घोषित किया? 16 अगस्त को किया था। 16 अगस्त 1946 को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। और गोरे और काले के बीच मतभेद को लेकर नौसैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो 1946 में किया गया था। तो एक कराची में, जो कराची का जो बंदरगाह था वहाँ पे किया गया था। मुंबई में ये क्या हो गया था? शुरू विद्रोह हो गया था। लेकिन फिर इनके द्वारा क्या किया जाता है? अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई के अनुरोध पे इसे समाप्त कर दिया जाता है। अब बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनिस ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था ये कराची में हुआ था 1907 में। और निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले कहाँ था? कोलकाता में था, जिसे फिर 1912 में दिल्ली शिफ्ट किया गया। और तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। तो ये 1918 में मिला दिया गया। चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए जो क्वेश्चन था। ठीक है, लगभग 121 क्वेश्चन था गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये हम लोग का जो ये फॉर्मेट है ये रिवीजन मोड फॉर्मेट है आधुनिक भारत के इतिहास। पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे मेडाइवल और जो प्राचीन भारत है उसे भी हम लोग देख लेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास उसे भी देखेंगे। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ये हम लोग देखेंगे 1857 से पहले जो प्रमुख घटना अर्थात क्रांति हुए थे उसके बारे में देखेंगे, जिसमें संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ये सब विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे 1857 के क्रांति के बारे में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।